नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। यूपी में नमाजियों को वक्त से पहले ईदगाह अंदर जाने से रोकने पर अवाम में तशवीश, पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। योगी हुकूमत नमाजियों को रोककर आखिर क्या साबित करना चाहती है? अखिलेश यादव का सवाल। कहा, आइन के मुताबिक हुकूमत चलाना नहीं चाहती बीजेपी। वक्त बिल पार्लियामेंट में पेश करने के लिए बीजेपी तैयार। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू की तौसीफ। अपोजिशन पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश का लगाया इल्जाम। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन ने बीजेपी के वक्त बिल की हिमायत की। इमरान मसूद शदीद बरहम। कहा, आखिर कब तक दलाली करते रहोगे? इनकम टैक्स से जुड़े ज़ाब्तों में तब्दीली आज से नाफिज। पैन कार्ड आधार से लिंक न होने पर हो सकती मुश्किलात। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। यूपी के शहर मुरादाबाद और मीरठ में पुलिस ने ईद के दिन नमाजियों को वक्त से पहले ही ईदगाह के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद हालात ख़राब हो गए और बरहम नमाजियों और पुलिस के माबैन शदीद नोकझोंक हुई। बाद में जिन लोगों की नमाज छूट गई थी, इन्होंने दूसरी जमात बनाकर नमाज अदा की। लोगों का कहना था कि पुलिस का रवैया मानदाना है और जानबूझकर मसाइल पैदा कर रहे हैं। हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पे रोक दिया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ईदगाह भर गई है। किसने खाली थी? किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए अपने तो पढ़ेंगे ही। आप पुलिस रोक रही है और कौन रोकेगा? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस आई थी, जगह भर गई। जगह आधी खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई। जगह भर गई 7:30 बजे बन गई। 8 बजे के बाद में नमाज है और पहले कह दिया कि जगह भर गई। अब जाने तो देते, कोई बाहर थोड़ी बैठते हम। अब कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। हंगामा क्या करा? अपनी आवाज भी नहीं उठाए। मतलब ये भी नहीं कहेगा मन तक। तो क्या कह रहे थे वो? क्या ईद की नमाज एक जमाने से हो रही है, वो भी गलत थी। आज क्या कह रहे थे वो लड़के? ये कहते कि नहीं वो जगह नहीं, जगह यहाँ थी। हम फोन पे कह रहे हैं कि जगह, वीडियो कॉलिंग पे लोग कह रहे हैं जगह हैगी। अच्छा, वो अंदर एंट्री नहीं कर रहे। अब आ गए, अब नमाज अदा करें। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने पीर के रोज़ बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत पर लोगों को त्यौहार खुलकर मनाने से रोकने के लिए रखनात पैदा करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। समाजवादी पार्टी चीफ ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चला रही है। ईद के मौके पर ऐशबाग ईदगाह पहुँचे समाजवादी पार्टी चीफ ने सहाफ़ियों से बात करते हुए पुलिस पर ऐशबाग ईदगाह के अंदर जाने से रोकने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि ईद के मौके पर इतनी ब्रिकेडिंग क्यों की गई है? पुलिस ने मुझे रोका और जब मैंने उनसे पूछा कि वो मुझे क्यों रोक रही है तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। अखिलेश ने मजीद कहा कि इसे तानाशाही कहना चाहिए या इमरजेंसी। मैंने कभी ऐसी बैरिकेडिंग नहीं देखी जो लोगों को उनके त्यौहार मनाने से रोकने के लिए की गई हो। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है जहां इतनी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। जहां हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे और जब हम सब मिलकर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। भाजपा के मंत्री आपके नमाज को बैन किया गया था, क्या कहेंगे सर? लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो? पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि
ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, यह मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। भाजपा के मंत्री लागू होने जा रहा है सर देश भर में। जब मुबारकबाद दे रहे थे तो लोगों ने उनको वापस जाओ के नारे लगाए थे, विरोध किया। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं यही कह सकता हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति यही है कि कब किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीजें हमारी एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिली जुली संस्कृति के साथ ये देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सबकी कामना है और हम सब यही चाहते हैं। लागू होने जा रहा है और काली पट्टी बांधकर उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। भाजपा ने आपके खिलाफ कुछ पोस्टर्स लगाए। मैं तो भाजपा से कहूंगा, अगर गाय के सवाल पर हमसे बेहतर कौन जानता होगा। हैदराबाद में ईदगाह मीरालम में ईद की नमाज अदा करने के बाद असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन्होंने तलकीन की कि रमज़ान की तरह आम दिनों में भी मुसलमानों को अपनी मस्जिदें आबाद करनी होंगी। और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन मजबूत होगा, इंसाफ सबसे किया जाएगा और हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि जिन खुशकिस्मत मुसलमानों को अल्लाह ने तौफीक दी कि वो रमज़ान के रोज़े रखे, उसमें नमाज़ें अदा की, शब बेदारी की, तरावी की नमाज अदा की, ज़कात निकाला, अपना फितरा निकाला। अल्लाह हम तमाम के इस माह मुबारक में जो गुज़रा है उसमें हमारी इबादतों को, हमारी ज़कात को और हमारी तरावी की नमाज़ों को और हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। और उम्मीद करते कि आने वाले साल के 11 महीने भी हम इसी तरह से अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे, हमारे दिल को आबाद रखेंगे, हमारे ज़बानों पर अल्लाह का कलाम रहेगा, अल्लाह का जिक्र रहेगा और हम अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा भी करते जाएंगे और इस मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर अमन रहेगा, यहाँ पर हम मजबूती से अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते आए हैं और आइन के दायरे में रहकर अपने तमाम हुकूक को हासिल करेंगे। मैं आप तमाम को वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और तौक़्क़ो है कि 1-2 दिन में तरमीमात के साथ वक्फ बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। इस बात की तौसीक़ करते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ तंजीमें कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद का अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपने देश का बदनाम करना ये कितना गलत बात है। इसलिए जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है। और तब जा कर के वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। तो इसमें पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे
देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने अपने तरीके में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की ओर से भी मैं कह रहा हूं कि हमारे पार्लियामेंट के फोरम में, पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आज़ादी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बाहर से हमने पूरा व्यूज़ ले लिया है, मेमोरेंडम्स, रिप्रेजेंटेशंस पूरा कलेक्ट कर लिया है। अब जब बिल पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो पूरा इसको बारीकी से चर्चा होना चाहिए। एक एक प्रावधान, एक एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे। लेकिन चर्चा तो होना चाहिए, हंगामा से कुछ नहीं होता है। इसलिए मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला, इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का। इस दौरान लोकसभा में आज भी हंगामा देखने को नजर आया। जबरदस्त हंगामे के बीच दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन पर बरहमी जाहिर की। एडवोकेट प्रिया सरोज, अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। एडवोकेट प्रिया सरोज, सुश्री इकरा चौधरी, आनंद भदौरिया, सौगत राय जी, कोडी कोनल सुरेश, मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। बैठिए, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को शून्यकाल की लिस्ट पूरी होने के बाद बोलने का मौका दूंगा। आप सदन में बैठे, आप बैठिए सदन में। आप सदन नहीं चलाना चाहते, शून्यकाल नहीं चलाना चाहते। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, मैं इसके फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य, आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। कई माननीय सदस्यों के शून्यकाल खुले हैं। इमरान मसूद ने ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत के वक्फ बिल की हिमायत करके बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी इमरान मसूद पर जवाबी वार किया। इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के हैं चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल है गवर्नमेंट जो लेकर आ रही है, उस पर ये उम्मीद है कि जेपीसी सारी पार्टीज़ को पेशेंटली ने सुना है और कुछ जो रिपोर्ट लेकर आई है गवर्नमेंट को, उन्होंने ये भी कहा है कि जो चेंजेस करे जा रहे हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उन्हें ही माने और अभी प्रोवोक करने की कौन है ये, कौन है ये, ऑल इंडिया कौन है ये, कौन है ये जिनको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं। ये दलाली बंद करें। भाजपा दूर जहानस्त दरवेश हमानस्त के बेनाम निशानस्त
तो दरवेशों को जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती। और मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते हैं लेकिन आपको ठीक है पॉलिटिकल बयान देना था। मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ जिसके आस्थाने पर आके आप सर झुकाते हैं। जो इस बर्रे सगीर में दीन को लेकर आए, मैं उनकी औलाद हूँ। दूसरी चीज़ ये, आप जो बात कर रहे हैं कि उनको जानता कौन है, तो हमारा 800 साल का इतिहास है। अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन की हिस्ट्री पढ़िएगा। अगर उर्दू आती है तो उर्दू में पढ़िएगा, पर्शियन आती है तो पर्शियन में पढ़िएगा, और इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में पढ़िएगा आप। रही बात उसकी कि सज्जादा नशीन, अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन आधिकारिक तौर पे होते हैं, कानूनी रूप से स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहलाते हैं। मैं उनका जानशीन हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ, लेकिन आप एक ऑनरेबल मेंबर हैं। आपके जब भी स्टेटमेंट दें तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़बान से अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए। आज यानी 1 अप्रैल से पैसे और टैक्स से जुड़े कई नए ज़ाब्ते नाफिज हो जाएंगे। इनमें से कई ज़ाब्तों में तब्दीली की जानकारी हाल ही में साझ की गई है। आज होने वाली बड़ी तब्दीली में इनकम टैक्स ज़ाब्ते भी शामिल है, जिसका ऐलान बजट में वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने किया था। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स में छूट से जुड़ी सबसे अहम तब्दीली है से 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा नए ज़ाब्ते के हिसाब से तवील वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो रहे मोबाइल नंबर के लिए UPID एक्टिवेशन और जिन लोगों के पैन और आधार लिंक नहीं है उन्हें डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वाज़ेह है कि 1 अप्रैल से नया माली साल शुरू हो रहा है। कई अहम रेगुलेटरी और पैसे से जुड़े तब्दीली आज से मौसर हो जाएंगे, जिसका असर मुल्क भर में टैक्स दहिंदगान, तनख्वाह पाने वाले लोगों और सारिफिन पर पड़ेगा। इनमें रीवाइड्स इनकम टैक्स, स्लैब, यूनिफाइड पेंशन मनसूबा और नए UPID एक्टिवेशन शामिल हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर और सीनियर BJP लीडर नितिन गडकरी ने कहा कि हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने की राह पर गामज़न है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मालामाल और मुतनव्वे तारीख़, सक़ाफ़त और क़दीम हिकमत आलमी अमन के क़याम में अहम किरदार अदा कर सकती है और मुल्क तेज़ी से विश्वगुरु बनने की सिमत में आगे बढ़ रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया हिंदुस्तानी तर्ज़ ज़िंदगी को तस्लीम कर रही है और साइंसी इल्म को रूहानी बेदारी के साथ जोड़ने की ज़रूरत पर जोर दिया। वो मुंबई के फोर्ट एरिया में अंतर योग फाउंडेशन के बानी और रूहानी गुरु आचार्य उपेंद्र जी के मुरत्तिब करदा गुरु गीता के आगाज़ के मौके पर मुंबई के फोर्ट इलाके में मुनक़िदा एक तकरीब में खिताब कर रहे थे। खला से हिंदुस्तान कैसा नज़र आता है? ये सवाल सुनते ही सभी को खलाबाज राकेश शर्मा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजानी इंदिरा गांधी के दरमियान हुए मकालिमात की याद आ जाती है। अब यही सवाल खला में 286 दिन गुजारने के बाद वापस आने वाली नासा की हिंदू नज़ात खलाई मुसाफिर सुनीता विलियम्स से भी किया गया है। उनका जवाब भी दिल को छू लेने वाला है। राकेश शर्मा से जब इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने पूछा था कि खला से हिंदुस्तान कैसा नज़र आता है, तो इन्होंने शायर अल्लामा इकबाल की लाइन सारे जहां से अच्छा कही थी। अब 4 दहाई बाद खलाबाज सुनीता विलियम्स ने हिंदुस्तान को शानदार करार दिया। जब सुनीता विलियम्स से पूछा गया कि खला से हिंदुस्तान कैसा नज़र आता है, तो इन्होंने जवाब दिया, शानदार, बिल्कुल शानदार। सुनीता विलियम्स हिंदुस्तान के बारे में अक्सर बातें करती रहती हैं और इस बार वो खला से हिंदुस्तान का दीदार करके मशहूर हो गईं। इन्होंने हिंदुस्तान की खूबसूरती की खूब तारीफ़ की। I move around and understand gravity. Went through a bunch of tests, and then that evening, I got to come home and see my dogs who were waiting for me. So that was pretty special. It's pretty hard when you come back, and it doesn't mean you don't even have to be up there 9 months. Like my other missions were 6 and 5 months, and you do feel pretty nauseous when you first get back. It's just that inner ear neurovestibular feeling for the first like 24 to 48 hours. And I knew, having gone up twice before, that it was just a matter of time. So I was like, just push through it. You got this. I mean, just make yourself get up, make yourself go take a shower, and just push over those things, and make yourself walk down, on a line to just work on all of those little small agility muscles. And our trainers are doing that with us as well, of course. And yeah, I'm really excited about it because, we all have different opinions and perspectives, right? So we had a very unique perspective of being in the spacecraft. Nobody else had that perspective. So I think us providing them with our perspective on what happened, and them telling us what their perspective of what happened down here through the telemetry and mission control, and then talking about what they've been doing, because we've been sort of focused on other things for the past couple months and not really focusing right on all of the work that's being done. So I think it's going to be a sharing relationship right there, and just discussing where we stand and where we think we need to go. But I think that is already the plan
because there will be new components added to the spacecraft, right, or replaced on the spacecraft. And so we'd really like to test that out, see how that works. So, you got to take a step back and look at what tests we could do to prove out those new parts, or do we do another uncrewed mission and see how that works out and see how everything responds to the additions that we make. So I think that's just probably a smart, wise idea. So, this time that we've been up there, we had some amazing solar activity. So the aurora was just incredible. There were times when you'd go to the window and we'd be flying right through the middle of the green aurora, and then you'd come to the edge closer as the sun was coming up, and you could see the reds and you can see the purples of the aurora. I think that was pretty spectacular. We were really lucky to actually be up there to see all that. So that just gives you like the sense of like wonder of what is going on in our universe and how much more we have to explore and understand. I think the hardest part was just sort of not knowing and trying to relay that information to family and friends who were worried and waiting for us to come home, and try to reassure them that, hey, there's a lot of people, there's an army of people working on. जम्मू कश्मीर के ज़िले कठवा के जथाना के पंचतीर्थी इलाके में मिलिटेंट्स की तरफ से चलाई गई गोलियों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने महासरे को सख्त करके तलाशी ऑपरेशन को वसीक कर दिया। पुलिस राय ने बताया कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में इत्तला मौसूल होने पर जनथाना के पंचतीर्थी इलाके को महासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस राय ने बताया कि राजपुर और बिलावर के इलाकों में भी वसी पैमाने पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी जा रही हैं और मुकामी लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इस दौरान खबर मिली है कि अमित शाह कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह की आमद के पेश नज़र कश्मीर में सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। झारखंड के बिरहेट में कोयला ढोने वाली 2 मालगाड़ियों में टक्कर होने की खबर है। ज़राए से इत्तला मिली के मुताबिक से लमिटिया जा रही मालगाड़ी बरेट में खड़ी थी, तभी लमिटिया से कोयला लेकर फरखा जा रही मालगाड़ी ने इसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों मालगाड़ियों के इंजन के परख उड़ गए और इसमें शदीद आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई। साहिबगंज हेडक्वार्टर से जाने वाले वकूफ़ पजीर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में 2 लोगों की मौत वाक़ हुई। महलूक की लाश को अस्पताल भेज दिया गया है। यह हादसा सुबह 4:30 बजे पेश आया, जिसकी वजह से इस लाइन पर मालगाड़ियों की आमदरफ्त भी ठप हो गई। बताया जाता है कि इस लाइन को फिर से शुरू करने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। इससे कबल बेंगलुरु से गुवाहाटी कामाख्या एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। मुसलसल रेल हादसों ने अपोजिशन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। यूपी में नमाजियों को वक्त से पहले ईदगाह अंदर जाने से रोकने पर अवाम में तशवीश, पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। योगी हुकूमत नमाजियों को रोककर आखिर क्या साबित करना चाहती है? अखिलेश यादव का सवाल। कहा, आइन के मुताबिक हुकूमत चलाना नहीं चाहती बीजेपी। वक्त बिल पार्लियामेंट में पेश करने के लिए बीजेपी तैयार। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू की तौसीफ। अपोजिशन पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश का लगाया इल्जाम। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन ने बीजेपी के वक्त बिल की हिमायत की। इमरान मसूद शदीद बरहम। कहा, आखिर कब तक दलाली करते रहोगे? इनकम टैक्स से जुड़े ज़ाब्तों में तब्दीली आज से नाफिज। पैन कार्ड आधार से लिंक न होने पर हो सकती मुश्किलात। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।